आइए कंसिडर करते हैं ए कॉइल connected to a source of AC voltage. E is the EMF of this source. Let the potential difference across this source is V. अब क्योंकि सोर्स AC सोर्स है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस विल ऑल्सो बी साइनोसॉइडली वेरिंग. लेट V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, where V is the instantaneous value of potential difference. Vm is the maximum value of potential difference or the amplitude of this oscillating voltage. Omega is angular frequency. अब इस सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे किरचॉफ्स लूप रूल. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, समेशन E t equal to 0, that is sum of algebraic sum of changes in potential around any closed loop is equal to 0. अब यहाँ एक ये पोटेंशियल डिफरेंस है V और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है L के अक्रॉस. वो कितना है? वो डेवलप होगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी. This is self-induced Faraday EMF. Di by dt is the rate of change of current through the circuit, and L is the self-inductance of this coil. According to this Kirchhoff's loop rule, V plus E must be equal to 0. That is, V minus L di by dt should be equal to 0. और V की जगह हम लिख लेते हैं Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू L डी आई बाय डी टी. इसको हम इधर लिख लेते हैं. यहाँ से डी आई बाय डी टी इक्वल टू Vm, L को इधर लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय L इंटू साइन ओमेगा टी. अब करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, करंट आई फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डी टी, यहाँ भी डी टी, ये डी टी कैंसिल हो गया. डी आई का इंटीग्रल आई इक्वल टू वी एम ओवर एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा. ओमेगा को यहाँ लिख लेते हैं. हमारे पास ये आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब देखिए कि ये कांस्टेंट इट इज़ टाइम इंडिपेंडेंट और इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो करंट की डायमेंशंस होंगी. यहाँ से ये पता चलता है कि करंट दिस इज इक्वल टू एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट, दो पार्ट्स करंट के. इट मीन्स ये जो एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है, दिस इज वेरिंग विद टाइम एंड दिस कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है. अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस साइनोसॉइडली वेरिंग है तो करंट का एक पार्ट कांस्टेंट हो दूसरा पार्ट वेरिंग हो, ऐसा नहीं हो सकता. सो दिस कांस्टेंट शुड बिकम 0. दिस इज इक्वल टू 0 और यहाँ I इज इक्वल टू वी एम ओवर ओमेगा एल. माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख लेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. आइए इसको प्रूव करके देख लेते हैं. साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय 2. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो ये कितना आ जाएगा? कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0. तो ये फैक्टर 0 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय 2 इज़ 1. सो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. दिस इज इक्वल टू,
तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास करंट के लिए। अब करंट कब मैक्सिमम होगा? I विल बी इक्वल टू I मैक्सिमम व्हेन दिस साइन टर्म इज इक्वल टू +1 और -1। जब साइन ओमेगा टी -π/2 +1 के बराबर होगा तो I विल बी इक्वल टू IM, I मैक्सिमम, और जब ये -1 के बराबर होगा तो I विल बी इक्वल टू -IM। यहाँ से I मैक्सिमम इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय ओमेगा L, और हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं I इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी -π/2। हमारे पास वोल्टेज के लिए क्या इक्वेशन थी? V इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि करंट lags behind the EMF, lags behind the voltage by π/2. There is a phase difference of π/2 between current and voltage. अब ओमेगा टी वर्सेस V एंड I हम प्लॉट कर सकते हैं। ये वोल्टेज की कर्व है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और ये करंट की कर्व है। अब ये देखिए कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट अभी मैक्सिमम नहीं हुआ, ये ज़ीरो है। करंट जो है वो वोल्टेज के साथ साथ मैक्सिमम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब करंट फ्लो करता है, जब करंट चेंज होता है, लेट द करंट इज़ इंक्रीजिंग, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल इंक्रीज. There is an increase in magnetic flux, so there will be induced EMF across the coil, and there will be induced current. Direction of induced current will be such as to decrease the magnetic flux or to decrease the current. तो ये मेन करंट को डिक्रीज करेगा, इसको इसके साथ साथ मैक्सिमम नहीं होने देगा। देयर विल बी फेज डिफरेंस। कितने टाइम के बाद ये मैक्सिमम होगा? आफ्टर T/4, या ये π/2 और ये 0, तो π/2 का फेज डिफरेंस। चलिए अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। ओमेगा L इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय अपोजिशन रेजिस्टेंस, और इस टर्म को ओमेगा L को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा L को हम लिखते हैं XL, XL इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज़ इक्वल टू ओमेगा L। तो ओमेगा L किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? XL डिपेंड करेगा ओमेगा पर और L पर। ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πν, तो एक तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा और L पर डिपेंड करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पर। और अगर कॉइल को डीसी सर्किट में लगाते हैं तो उसके लिए न्यू कितना होता है? 0 फॉर डीसी। तो XL कितना हो जाएगा? XL विल बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर डीसी सर्किट। तो इट मीन्स कि कॉइल और द इंडक्टेंस कॉइल एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी सर्किट, यानी डीसी में कोई अपोजिशन ऑफर नहीं करता। कैसे डिफाइन करेंगे XL को? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज़ द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टेंस कॉइल टू द फ्लो ऑफ AC. फॉर ए गिवन कॉइल विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी XL will increase directly proportional. XL is directly proportional to nu. Graph between nu and XL will be a straight line. चलिए फेज़र डायग्राम देख लेते हैं। ये फेज़र डायग्राम है। वैसे तो वोल्टेज और करंट स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन ये हार्मोनिकली वेरिंग क्वांटिटीज़ हैं, तो हम इनको फेज़र्स कंसिडर कर लेते हैं। फेज़र मीन्स ए रोटेटिंग फैक्टर। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं वोल्टेज V और करंट I, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अब जब ये वोल्टेज फेज़र V यहाँ होगा तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर होगा 0 या इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा 0। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये मैक्सिमम, विच इज़ इक्वल टू Vm। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ Vm, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से जब ये रोटेट करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है या वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल ऑसिलेट अबाउट पॉइंट O। इसी तरह से I का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो रोटेट करेगा, वो ऑसिलेट करेगा ऑसिलेट करेगा अबाउट O। एट एनी टाइम T1 V की पोजीशन ये होगी और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये, एंड दिस इज़ इक्वल टू V साइन ओमेगा T1। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है Vm तो हम लिखेंगे Vm साइन ओमेगा T1 विच इज़ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ V। इसी तरह से टाइम T1 पर ये एंगल ओमेगा टी, ये π/2, तो ये एंगल हो जाएगा π/2 माइनस ओमेगा टी। इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि इस तरफ को लिख रहे हैं, इधर एंगल पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। दिस इज इक्वल टू ओमेगा T1 माइनस π/2। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा ये या ये, दिस विल बी इक्वल टू I साइन ओमेगा T1 माइनस π/2। I का मैग्नीट्यूड है Im, तो इसको लिखेंगे Im साइन ओमेगा T1 माइनस π/2 विच इज़ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो इस तरह से हमने देखा कि फेज़र डायग्राम से हमें पता लग जाता है कि क्या रिलेशनशिप है, फेज़ रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। मल्टीपल क्वांटिटीज़ जैसे V और I दोनों हमने शो कर दिए एक ही डायग्राम में। फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, इन क्वांटिटीज़ को की एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी रहती है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द फेज़र डायग्राम फैसिलिटेट्स द एनालिसिस ऑफ AC सर्किट। जैसे कि यहाँ दिख रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज़ π/2, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।